हेलो। तो हम बात कर रहे थे सिलेबस की, बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के सिलेबस की, जिसमें मैंने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के सिलेबस के बारे में चर्चा की थी। अब देखते हैं पेपर थर्ड। पेपर थर्ड जो है, हालांकि मैं नहीं पढ़ाऊँगा लेकिन थोड़ी जानकारी देता हूँ। डेवलपमेंट बायोलॉजी के बारे में ये कि किस तरह से डेवलपमेंट होता है जीवों का, गैमेट फॉर्मेशन होता है, फिर गैमेट फर्टिलाइजेशन होते हैं, जाइगोट बनता है और भ्रूण बनता, भ्रूण का विकास होता है एडल्ट तक, या यूँ कहें कि जब तक जीवित रहता है जंतु, उसका पूरा गैमेट से लेके पूरा जो विकास है वो डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर आता है और इसका हम इसमें अध्ययन करते हैं। पहला चैप्टर है इसमें बेसिक ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। तो इसमें हिस्टोरिकल रिव्यू है सबसे पहले तो कि एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। जो सबसे पहले जैसे आपने पढ़ा होगा बहुत सारी जगह, ग्रीस जो थे, यूनान में ही विचारक इस तरह के थे जिन्होंने हर विषय पर सबसे पहले विचार प्रस्तुत किए। तो उसी तरह से यूनानी विचारकों ने भी यहाँ पर विचार प्रस्तुत किए एम्ब्रियोलॉजी के बारे में अपने अपने। और बाद में फिर अन्य देशों के विचारक भी आए, तो क्या क्या एम्ब्रियोलॉजी के विषय में उन्होंने कहा, क्या कंसेप्ट दिए, किस चीज़ के विषय में उन्होंने क्या बोला, ये सब चीज़ें इसमें है। इसी प्रकार से फिर चैप्टर नंबर 2 है गेमेटोजेनेसिस, अर्थात एग और स्पर्म जो है, जैसे मेल गेमेट स्पर्म होता है और फीमेल गेमेट एग होता है, तो किस तरह से बनते हैं, कहाँ बनते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में जानकारी है। वाइटोलोजेनेसिस मतलब पीतक निर्माण के बारे में इसमें जानकारी है। फिर फर्टिलाइजेशन, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, ओवम का एक्टिवेशन कैसे होता है, और फर्टिलाइजेशन के लिए किस तरह से स्पर्म ओवम तक पहुंचता है, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ी जाती हैं। और फिर पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के किस तरह से जनरेशन्स बनती हैं, चलती हैं, वो चीज़ इसमें देखी जाएगी। क्लीवेज में जैसे एक जाइगोट बन जाता है, फिर जाइगोट में क्लीवेज होता है, यानी डिवीज़न होता है जिससे बहुत सारी कोशिकाएँ बनती हैं। तो किस तरह से बनती हैं, एक तरह का समसूत्री विभाजन ही है लेकिन उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। आप ये पढ़ोगे तो देखोगे क्या इंपॉर्टेंस है क्लीवेज का, मोरुलेशन और ब्लास्टुलेशन क्या होता है, ये सब इसमें। फिर गैस्ट्रुलेशन, ये एक तरह से यूँ कहें कि डेवलपमेंट की आखिरी स्टेज होती है। इसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाता है, अंगों का निर्माण हो जाता है इसी स्टेज के अंत में। तो थर्ड पेपर भी इम्पोर्टेंट है, वैसे जीएस के हिसाब से भी है और इंटरेस्टिंग भी है। डायग्राम के साथ इसको पढ़ें तो बेटर रहेगा, और बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं है। एक दो बार ठीक से चित्र बना के पढ़े तो आराम से याद हो जाएगा। भाई जैसे डीएनए और सेल बायोलॉजी वगैरह, जेनेटिक्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा सा टेक्निकल है, कई बार समझ में आसानी से नहीं आता, लेकिन डेवलपमेंट बायोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा डायग्राम को ठीक से देखें, प्रोसेस को समझें तो आराम से समझ में आएगा, इंटरेस्टिंग भी है। यूनिट सेकंड है, इसमें आपको ऑर्गेनोजेनेसिस एंड ग्रोथ के बारे में है, रीजनरेशन के बारे में है, एजिंग, बूढ़ापा कैसे आता है, क्या क्या उसमें परिवर्तन होते हैं उसके बारे में है, चिक एम्ब्रियो के बारे में, इसमें डेवलपमेंट के बारे में, और मैमल्स का जो प्लेसेंटा होता है उसके प्रकार, उसका मॉर्फोलॉजी, उसकी हिस्टोलॉजी कैसे बनता होगा, उन सब चीज़ों के बारे में इसमें है। ये चैप्टर नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में। हाँ, यूनिट थर्ड जो है एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ फ्रॉग एंड मेटामॉर्फोसिस, फ्रॉग की एम्ब्रियोजेनी के बारे में है, फ्रॉग में कैसे डेवलपमेंट होता है, और मेटामॉर्फोसिस कैसे होता है फ्रॉग में। क्योंकि आप जानते हैं फ्रॉग में जो है लार्वा पाया जाता है, तो लार्वा से किस तरह से एडल्ट बनता है, टेडपोल लार्वा बोलते हैं इसके लार्वा को। तो टेडपोल एक अलग नेचर का होता है, अलग उसका हैबिट्स होती हैं, वो कैसे एडल्ट में कन्वर्ट होता है, वो सब चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। इसी प्रकार सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स डिफरेंशिएशन भी इसी में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे इसमें गवर्नमेंट रूल अगेंस्ट सेक्स डिटर्मिनेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये तो यूँ कहे कि टोटली एक करंट इश्यू है, कई बार आता रहता है, और एक गवर्नमेंट जो समय समय पर लॉज यानी नियम बनाते रहते हैं कि जो डिलीवरी से पहले लोग टेस्ट करवा लेते हैं, सोनोग्राफी करवा लेते हैं, और पेट में पता लगा लेते हैं कि भ्रूण किसका है, बच्चा है या बच्ची है। तो उसका मिसयूज होता है कि भारतीय समाज में इस तरह का है कि लड़कियों को कम पसंद करते हैं, लड़कों को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो भ्रूण में ही लड़कियों की हत्या कर दी जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको रोकने के लिए समय समय पर
PCP-NDT वगैरह एक प्री डायग्नोस्टिक जो होता है उसको रोकने के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। सज़ा का प्रावधान भी है, सोनोग्राफी लेब वाले को सज़ा होती है, जांच करने वाले डॉक्टर को भी सज़ा होती है। ये सब चीज़ों के प्रावधान क्या है और क्यों है, ये सब चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे आप। BSc में तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन वैसे जनरल अवेयरनेस के हिसाब से और आप कोई कंपटीशन की एग्ज़ाम देते हैं तो अच्छा टॉपिक है। इसी प्रकार से चैप्टर नंबर 4 है फिजियोलॉजिकल ट्रांजिशन ऑफ फीटस एट बर्थ। किस तरह से फिजियोलॉजिकल ट्रांजिशन उसमें होता है, फीटस में जो भ्रूण होता है बर्थ के समय, ये चीज़ इसमें आप पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनिमल सेल एंड टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। टिश्यू कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसके आधार पर आजकल बहुत आमूलचूल परिवर्तन किए जाते हैं। बहुत सारे बीमारियों का समाधान भी इससे संभव है। बहुत सारे पेड़ पौधों में काफ़ी कारगर हैं, पेड़ पौधों की जातियों प्रजातियों को बचाने में भी इसका योगदान संभव है, तो ये भी पढ़ेंगे आप। और इनवर्टर फर्टिलाइजेशन जैसे जिसको आप बोलते हैं IVF, नाम सुना होगा आपने। जैसे किसी वजह से या कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर की वजह से बहुत सारे जो दंपति होते हैं उनके बच्चे नहीं हो पाते, तो उनका IVF टेक्निक के माध्यम से लेबोरेटरीज में फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है उनको, ताकि उनको संतान प्राप्त हो सके। तो ये सब IVF टेक्निक्स किस तरह से कैसे होते हैं, ये चीज़ इसमें आप पढ़ेंगे। ये भी एक अच्छा इश्यू है। और फिर चैप्टर नंबर 7 एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है GS के हिसाब से भी, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से भी, नॉलेज के हिसाब से भी। कई बार आप अगर आगे BSc के बाद बहुत अच्छा एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें बड़ा एग्ज़ाम देते हैं कोई सा भी, तो उसमें भी स्टेम सेल का टॉपिक, जैसे जनरल आप RS वगैरह का भी देते हैं तो उसमें भी स्टेम सेल टेक्निक ये उनमें आता है साइंस में। जनरल साइंस में भी GK के अंदर ही पूछा जाता, तो ये भी एक बहुत बड़े चैप्टर है। स्तंभ कोशिकाएं, स्टेम सेल जो होती है, भ्रूणीय स्टेम सेल होती है, अस्थि मज्जा से ली जाती है, उनसे अंग बनाए जाते हैं, किस तरह से कौन सी टेक्निक है, क्या इसका उपयोग है, क्या मिस यूज हो सकता है, हाँ ये सब चीज़ें, क्या इस पे काम चल रहा है, ये सब चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे। बहुत ज्वलंत विषय है, तो इंटरेस्टिंग है, जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से थ्योरी के 3 पेपर हैं, तो आप इनको पढ़ें। एक माइंड सेट के हिसाब से मैंने आपको बताया, इसको सुनोगे तो आपको एक दिमाग में आएगा कि हाँ पढ़ना चाहिए ये चीज़ है। एक मैप, एक थीम, पढ़ने से पहले एक थीम होना ज़रूरी है, और उसी को टारगेट करते हुए मैंने ये आज डिस्कस करने का विचार किया है। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो सुन रहे हैं तो आज ही बुक्स खरीदें, पुरानी ले लें किसी मिलने वाले की, तो पुरानी नहीं तो नई ले लें, जैसे भी करें, और पढ़ना शुरू करें। हो सकता पढ़ाई आपकी छूट गई हो, क्योंकि मार्च से ही स्कूल कॉलेज सब बंद हैं, तो एक तरह से घर पे रहते रहते ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी, हैबिट हो सकता ख़त्म हो गई हो, पढ़ने में जोर आए। लेकिन धीरे धीरे कोशिश करिए, पढ़िए, इंटरेस्ट ज़रूर आएगा। अब बात करते हैं अपन प्रैक्टिकल, लेकिन मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल की बात इसे अगले वीडियो में करूँगा, इसमें इतना ही सफिशिएंट है।